बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद रजा नकवी। आज हम मजदूर तहरीक की सबसे बड़ी शख्सियत मोहम्मद इसहाक साकी शहीद के बारे में व्लॉग कर रहे हैं और इसमें मेरी मदद फरमाई है मजदूर लीडर गाजी अहमद हसन खोखर ने। पाकिस्तान की मजदूर तहरीक की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो एक नाम ऐसा जरूर उभर कर सामने आएगा जिसे न सिर्फ याद किया जाएगा बल्कि उसकी जदोजहद को भी एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा। यह नाम है मोहम्मद इसहाक साकी शहीद का। 13 अप्रैल का दिन पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन और मजदूर तबके के लिए महज एक तारीख ही नहीं बल्कि एक ऐसा अलमनाक बाब है जिसने एक तवाना आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक फर्द की नहीं बल्कि एक पूरे तबके की जदोजहद, महरूमी, कुर्बानी और बेबसी की अक्कासी है। अगर आप इस दास्तान को समझ लें तो आपको पाकिस्तान में मजदूर, सियासत, सरकारी मुलाजमीन की हालत जार और ताकतवर तबकों की हिकमत अमली सब कुछ समझ आ जाएगा। 13 अप्रैल 2000 को डेरा गाजी खान की जेल में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मजदूर तहरीक को यतीम कर दिया। मोहम्मद इसहाक साकी जो सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों के हकूक की आवाज़ थे, जेल में पाबंद सलासन थे, उन्हें न सिर्फ तिबी सहूलियात से महरूम रखा गया बल्कि मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। वो पहले ही ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज थे मगर उन्हें बरवक्त अद्वियात और मुनासिब खुराक फराहम ना की गई। नतीजतन वो जेल ही में खालिक हकीकी से जा मिले। ये महज एक मौत नहीं थी, ये एक नजरिए, एक तहरीक और एक उम्मीद को ख़त्म करने की कोशिश थी। इसहाक साकी कोई आम लीडर नहीं थे, वो एक हिम्मत जहद शख्सियत के मालिक थे। 7 ज़बानों पर अबूर हासिल था, बेहतरीन मुकर्रर थे, सच्चे आशिक रसूल थे, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, मजदूरों और मुलाजमीन के हकीकी नुमाइंदा थे। उनकी शख्सियत में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थी जो एक मिसाली सियासतदान या रहनुमा में होनी चाहिए। वो सिर्फ बातें नहीं करते थे बल्कि अमली जदोजहद पर यकीन रखते थे। 1980 की दिहाई में जब मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों में तकसीम और इख्तलाफात थे, इसहाक साकी ने एक नया विजन पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान एम्प्लॉइज एंड लेबर ग्रैंड अलायंस पलिगा की बुनियाद रखने में कलीदी किरदार अदा किया। ये इत्तेहाद इसलिए अहम था क्योंकि उसमें क्लर्क, मजदूर, असाजा सबको शामिल किया गया। तबकाती तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश की गई, एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाया गया। अगरचा कुछ तबके ख़ुसूसन प्रोफेसर और असाजा खुद को मजदूरों के बराबर बिठाने पर तैयार नहीं थे मगर साकी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। इसहाक साकी की तकरीर का अंदाज ऐसा था कि सुनने वाला मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। उनके अल्फाज में तासीर थी, उनके लहजे में दर्द था और उनकी बातों में सच्चाई। कहा जाता है कि वो लफ्जों में नहीं लहजों से दिलों को जीतते थे। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में होने वाले जलसों में जब वो खिताब करते तो हजारों लोग उनके शहर में गिरफ्तार हो जाते। इसहाक साकी ने एपका को एक नई शिनाख्त दी। उन्होंने उसे सिर्फ एक मुलाजमीन तंजीम नहीं रहने दिया बल्कि एक मजबूत सियासी कुव्वत में तब्दील कर दिया। उन्होंने खुलकर ऐलान किया कि मुलाजमीन भी एक सियासी कुव्वत बन सकते हैं। यही वो बात थी जिसने ताकतवर तबकों को हिला कर रख दिया। जब इसहाक साकी की आवाज़ अवानों तक पहुंची तो जागीरदारों, सरमायादारों और मरूसी सियासतदानों में खलबली मच गई। उनके खिलाफ मुहिम शुरू की गई, अखबारात में इश्तिहारात शाये किए गए, किरदार कशी की गई मगर इस सब के बावजूद उनकी मकबूलियत कम न हो सकी। एक वक्त आया जब उन पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। फर्नीचर खरीदारी में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम, साहिवाल के 2 हेड मास्टर्स पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी, हुकूमती दबाव के तहत रिपोर्ट। हालांकि हकीकत ये थी कि वो इस मामले में शामिल ही नहीं थे। उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी बहाली के लिए कोई अपील नहीं की क्योंकि वो अपनी जात से ज्यादा 22 लाख मुलाजमीन के हकूक की जंग लड़ रहे थे। जब उन्होंने डेरा गाजी खान के महकमा तालीम के खिलाफ एहतजाज किया तो उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में तिबी सहूलियात नहीं दी गई, अद्वियात फराहम नहीं की गई, मुबैना तशद्दुद किया गया और आखिरकार वो शहीद हो गए। उनके जनाजे में हजारों अफराद शरीक हुए मगर अफसोसनाक पहलू यह था कि आला अदलिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। हुकूमती सतह पर खामोशी रही, मीडिया में मुनासिब कवरेज नहीं मिली। वही मुल्क था जहाँ एक ताजिर की मौत पर फौरी नोटिस लिया जाता है मगर एक मजदूर लीडर की शहादत पर खामोशी छा जाती है। इसहाक साकी की जिंदगी इंतहाई सादा थी। किराए के मकान में रिहाइश, अक्सर किराया अदा न कर पाने की वजह से मकान तब्दील करना, घर के बाहर चारपाई, मेहमान नवाजी का जज्बा,
یہی ان کی اصل عظمت تھی کہ وہ اقتدار یا دولت کے پیچھے نہیں بلکہ اصولوں کے پیچھے کھڑے تھے۔ ایک واقعہ ان کی سادگی کی عکاسی کرتا ہے۔ لاہور کے جوگنڈا ہوٹل میں وہ کمرہ کرایہ نہ دے پانے کی وجہ سے چھت پر چارپائی پر رہ رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے تھے، مگر وہ خود مالی مشکلات کا شکار تھا۔ بعد ازاں ان کی ملاقات جنرل حمید گل سے کروائی گئی، جہاں انہوں نے تحریک اتحاد میں حصہ لیا، پاکستان احتساب موومنٹ میں کردار ادا کیا۔ اس تحریک میں ملک کی بڑی شخصیات شامل تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ساکی صاحب کا وزن کتنا وسیع تھا۔ آج ایپکا کتنی گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ہر کوئی خود کو لیڈر کہتا ہے، اشتہارات میں تصاویر لگائی جاتی ہیں، مگر عملی کام کم نظر آتا ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اسحاق ساکی کی فیملی آج بھی مشکلات کا شکار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی پاکستان میں مزدوروں کا استحصال جاری ہے، پینشن اور گریجویٹی خطرے میں ہے، IMF کے دباؤ پر پالیسیاں تبدیل ہو رہی ہیں، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، لیبر کورٹس، سروس ٹریبونلز اور NIRC کی کارکردگی سوالیہ نشان ہے۔ آج کل ہڑتالیں تو بہت ہو رہی ہیں، مگر کوئی واضح حکمت عملی نہیں، قانونی طریقہ کار کی پابندی نہیں، نتائج صفر۔ اسحاق ساکی اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہڑتال صرف رجسٹرڈ یونین کے ذریعے ہی مؤثر ہو سکتی ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ قیادت کا فقدان ہے، نہ ویژن ہے، نہ قربانی کا جذبہ، نہ اصول۔ اسحاق ساکی جیسے رہنما صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہ اصولوں کی سیاست کرتے تھے، وہ مزدوروں کی حقیقی نمائندہ تھے، انہوں نے ذاتی مفاد کو قربان کیا، انہوں نے ایک نظریہ دیا۔ اسحاق ساکی شہید کی زندگی ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے، ایک تحریک ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھا گئے کہ سچ بولنا آسان نہیں، اصولوں پر قائم رہنا قربانی مانگتا ہے، اور حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ آج اگر پاکستان کے مزدور اور ملازمین اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اسحاق ساکی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسحاق ساکی شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے اصولوں پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔